नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम षड क्रियाकाल के बारे में चर्चा करेंगे। ये षड क्रियाकाल महर्षि सुश्रुत के द्वारा दिया हुआ आयुर्वेद को एक बहुमूल्य तोहफा है, जिसके द्वारा हम जो किसी भी डिसीज़ है उसकी स्टेज कि वो किस स्टेज पे है और वो कितनी ज़्यादा साध्य है और कितनी आसानी से वो ट्रीट हो सकती है, कितनी मुश्किल से वो ट्रीट होगी, वो ट्रीट हो भी सकती है कि ट्रीट नहीं हो सकती, ये सभी क्वेश्चंस का जो हमें ज्ञान होता है वो षड क्रियाकाल के द्वारा ही होता है। षड क्रियाकाल जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, षड यानी कि 6, क्रिया और काल। क्रिया की जब हम बात करते हैं, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, उस समय क्रिया जो है वो चिकित्सा के अर्थ में लिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा प्रधान शास्त्र है। इसमें चिकित्सा को बहुत सारा डीपली समझाया गया है। इसी करके यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया कोई भी काम करने को क्रिया कहते हैं, कोई भी कार्य करने को क्रिया कहते हैं। तो जो कार्य हम आयुर्वेद के अंदर करते हैं वो एक चिकित्सा है। और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा की जो डेफिनेशन आयुर्वेद ने दी गई है वो ज़रूरी नहीं है कोई भी मेडिसिन के द्वारा चिकित्सा हो, ठीक है। किसी भी तरीके से, चाहे वो बिना किसी मेडिसिन के है, चाहे वो मेडिसिन के साथ है, चाहे वो सो के हैं, चाहे वो जाग के हैं, किसी भी तरीके से अगर जो दोष है वो अपनी सम अवस्था में आ जाते हैं तो वो चिकित्सा है। तो जो क्रिया है वो चिकित्सा का ही नाम है। और काल, काल जो है वो समय को कहा गया है। तो अगर हम षड क्रिया काल को समझें, इस वर्ड को समझें, तो जो काल है यानी कि 6 ऐसे समय, षड मतलब 6, काल मतलब समय, ऐसे टाइम या ऐसे स्टेजेस जिसके अंदर क्रिया हो सकती है, यानी कि जिसके अंदर चिकित्सा हो सकती है, जिसके अंदर जो रोग है वो साध्य हो सकता है। पर जैसे ही जो रोग है वो इस 6 कालों से आगे की स्टेज में चल जाता है, तब जो है वो रोग जो है वो असाध्य की श्रेणी में चल जाता है। तब वो जो रोग है वो ट्रीट नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। तो किसी भी डॉक्टर के लिए इन 6 कालों का ज्ञान होना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी को समझाते हुए महर्षि जो सुश्रुत हैं उन्होंने कहा है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्त भेद योवेति दोषानाम सभवेत भीषक। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद, ये 6 क्रियाकालों को कहा गया है। और कहा गया है कि जिस व्यक्ति को इन 6 क्रियाकालों का पता है वही जो है वो दोषों को समझते हुए वो एक भीषक बनने के लायक है। और जिसको इन 6 क्रियाकालों के बारे में समझ नहीं है वो जो है वो भीषक या वो जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। संचय जो कि पहली इसकी स्टेज है, उसमें क्या होता है कि जो दोष हैं वो संचय होना शुरू होते हैं, संचित होना शुरू होते हैं। संचित या संचय से जो हमारा मतलब है वो ये है कि जो दोष हैं वो आपस में इकट्ठा होना शुरू होते हैं, वो अपनी एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वात, पित्त और कफ ये संपूर्ण शरीर के अंदर विद्यमान हैं, पर फिर भी इनकी एक स्पेसिफिक कुछ जो जगह है वो कुछ एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। वात, पित्त और कफ। वात का पक्वाशय के अंदर, पित्त का आमाशय के अंदर और कफ का उरु के अंदर जो है मेन स्थान बताया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम संचय अवस्था की बात कर रहे हैं तो जो दोष हैं इन्हीं स्थान में जाके संचित हो रहे हो सकता है कि वो किसी और स्थान में भी जाके संचित हो रहे हों, पर जो संचय नाम जो दिया गया है संचय अवस्था, उसमें जो दोष हैं वो एक लोकलाइज जगह पे इकट्ठे होने लग जाते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ दोषा होने लग जाती हैं। ये जो स्टेज है इसको हम संचय अवस्था कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, संचय अपहता दोष लभते नावत्र गति ते तत्रसु गति भवन्ति बलवत्तरा ते तत् उत्तरासु गति भवन्ति बलवत्तरा। जैसे कि इसको बताया गया है कि जो संचय है, अगर कोई भी डॉक्टर है या कोई भी वैद्य है, वो अगर
किसी भी डिसीज़ की चिकित्सा करने लगता है, तो जब उसको संचय अवस्था के बारे में जान जाता है कि वो संचय अवस्था उस दोष की चल रही है, तो उसको उसी टाइम पे उसकी जो है चिकित्सा कर देनी चाहिए, उस व्यक्ति की चिकित्सा कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ये जो स्टेजेस है ये आगे से बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे संचय के बाद प्रकोप, प्रकोप के बाद प्रसर, ऐसे ही लास्ट में व्यक्त और भेद अवस्था। जैसे ही ये लास्ट की अवस्था जैसे जैसे उत्तरोत्तर गति इनकी होती रहती है, जैसे जैसे ये अगली से अगली स्टेजेस में जाते रहते हैं, वैसे वैसे ही ये बलवत्तरा, ये बलवान होते रहते हैं। यानी कि संचय के बाद प्रकोप, प्रकोप जो है वो संचय अवस्था से ज़्यादा बलवान है। उसके बाद प्रसर जो है वो प्रकोप अवस्था से ज़्यादा बलवान है। इसी तरीके से इन 6 अवस्थाओं में जो भेद अवस्था है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। इसके बाद जो है वो ट्रीट नहीं हो सकती डिसीज़, वो जो डिसीज़ है वो असाध्य की श्रेणी के अंदर चल जाती है। और हमें किस तरीके से लगेगा पता कि जो दोष है वो संचय अवस्था में है, तो उसके बारे में भी हमारे को महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि तत्र संचिता नाम खलु दोषानाम स्तब्धपूर्ण कोष्ठा पित्तव भास्ता मंदोष्मा च अंगानम गौरवमलस्य। सिंपल उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों के जो है वो स्पेसिफिक हमारे को लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ जो टीकाकार हैं वो ये मानते हैं कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों के अलग अलग महर्षि सुश्रुत ने हमारे को लक्षण बताए हैं। जैसे कि हमने स्तब्धपूर्ण कोष्ठा बताया वात का, पित्तव भास्ता, मंद ऊष्मा ये हमने बताया पित्त का, और अंगानम गौरवमलस्य ये हमने कफ का बताया, ठीक है। पर कुछ आचार्य ऐसा नहीं मानते। कुछ आचार्य क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी अवस्था हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दोष की अवस्था हो। पर कुछ आचार्य ये भी मानते हैं कि ये स्पेसिफिक दोषों की लक्षण है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है। क्योंकि वात के अंदर स्तब्धता होती है, पूर्ण कोष्ठता होती है। पूर्ण कोष्ठता मतलब उसका जो कोष्ठ है वो भरा भरा सा लगता है उसको। पित्तव भास्ता, मंद ऊष्मा, पित्तव भास्ता, पित्तव भास्ता से भी जो कुछ टीकाकार हैं या जो कुछ ट्रांसलेटर्स जो हैं उन्होंने इसको इस तरीके से ट्रांसलेट किया है कि क्या हो सकता है कि वो जो रोगी है वो या तो हमारे को पीला दिखेगा या उस रोगी को पीला दिखेगा। तो किसी भी स्टेज के अंदर जो पीला दिखना है, ठीक है, वो जो है वो पित्त का लक्षण है। तो इस तरीके से ये पित्तव भास्ता, आभास होना उसको, ठीक है, ये भी जो है पित्त के संचय होने के लक्षण हैं। और जो कफ के लक्षण है वो है अंगानम गौरवमलस्य, अंगों में गुरुता होना, अंग जो है वो भारी होना, ठीक है, हाथ पैर वगैरह का थोड़ा सा हैवी लगना, मतलब थोड़ी सी ईज़ जो होती है वो ईज़ नहीं मिलना, डिस ईज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो हो जाती है। साथ में आलस्य, जो व्यक्ति है उसको आलस्य रहता है, वो सुस्त सा रहता है थोड़ा। तो ये सभी जो लक्षण है ये संचय अवस्था के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। और जब भी हमारे को ये लक्षण देखने को मिले उस टाइम पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि हम इसी स्टेज के अंदर उस जो रोग है उसको रोकने की कोशिश करें। और एक और बात जो कि संचय अवस्था के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो ये है कि जिस भी कारण से ये जो संचय अवस्था हुई है, जिस भी कारण से जो दोष हैं वो आपस में एक जगह पे संचित होना शुरू हुए हैं, इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, उस कारणों से ऑपोजिट कारणों को जो मनुष्य है वो क्रेव करता है। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है जिसके कारण से आपका जो कफ है वो बढ़ चुका है, वो संचित होना शुरू हो चुका है, उस समय आपका जो मन है वो मीठे की जगह पे नमकीन खाने का करने लग जाएगा। तो ये संचय अवस्था के अंदर जो बॉडी की खुद की जो इंटेलिजेंस है वो काम करती है। पर जैसे जैसे स्टेजेस आगे चलती रहती हैं वैसे वैसे जो बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो कम होती रहती है और जो डिसीज़ है वो ज़्यादा बलवान होने लग जाती है, जिस कारण से जो डिसीज़ उत्पन्न हुई इनकी अगली स्टेजेस के अंदर क्या होता है, उसी कारणों को जो बॉडी है, उसी कारणों को जो मनुष्य है वो खाना
खाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मीठा ज़्यादा खा जाए जिसके कारण से उसका कफ जो है वो संचित होने लग गया है, उसके बाद जब संचय अवस्था के बाद या फिर कुछ अवस्थाओं के बाद जो व्यक्ति है उसको पता है कि उसके लिए मीठा खाना अच्छा नहीं है, बट फिर भी उसको मीठे की क्रेविंग होने लग जाती है, उसको जो मीठे की भूख लगने लग जाती है, उसको मीठा ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। तो इस तरीके से ये जो संचय अवस्था है ये बॉडी के खुद के इंटेलिजेंस को जगाने वाली अवस्था है, जिसमें बॉडी की खुद की इंटेलिजेंस काम करती है और वो ये जो ऑपोजिट क्रेविंग पैदा करती है ताकि जो दोष है वो खुद ही बैलेंस हो जाए। एक लर्नड व्यक्ति जिसने अच्छे तरीके से बॉडी को समझा है, ऐसा समझदार व्यक्ति जब भी आपकी बॉडी जो है ऐसी किसी भी चीज़ के लिए क्रेव करती है जो कि एक संचय अवस्था के अंदर क्रेविंग आती है, तो उस चीज़ को समझ लेने से ही अपने आप को ठीक कर लेता है।